नमस्कार। प्रीवियसली हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो एमपीपीएससी की तैयारी से संबंधित था, जहाँ पे हमने प्रीलिम्स और मेंस और कैसे तैयारी की जाए ये सारी बातों पर डिस्कशन किया था। और उसके संबंध में मुझे बहुत से सवाल थे लोगों के, तो उनको एक एक डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है। मैंने उनमें से कुछ चीज़ें निकाली हैं, जैसे प्रीलिम्स के ऊपर तैयारी अलग से कैसे की जाए, मेंस की तैयारी कैसे की जाए, और सिलेबस जो न्यू सिलेबस है कुछ एस्पिरेंट्स चाहते हैं उसे डिस्कस किया जाए। तो फ़िलहाल चूँकि 11 अप्रैल को हमारा प्रीलिम्स है 2020 और लगभग मेरे ख्याल से 40 से 50 डेज़ बचे हुए हैं, तो ये वीडियो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है बनाना कि आखिरी समय में इन जो लगभग 1 महीना या 1.5 महीना हमारे पास हो, तो क्या चीज़ हम पढ़ें और क्या तैयारी की जाए कि हमारा प्रीलिम्स में सिलेक्शन जो सुनिश्चित हो जाए। तो देखिए, एमपीपीएससी में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है प्रीलिम्स में सिलेक्शन और अलग से तैयारी क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है एमपीपीएससी का, जहाँ फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एस्पिरेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो इतने सारे फैक्ट्स को या याद ज़्यादा समय तक रख सके। तो हम क्या ऐसा करें, आखिरी समय पे क्या ऐसा पढ़ें कि हमारी तैयारी ज़्यादा परफेक्ट हो जाए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के में हम सक्षम हो जाए। तो मैंने पेपर भी एनालाइज़ किया, जो 2020 का सिलेबस भी देखा। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी ये सिलेबस में लगी कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दी है चीज़ें, जो पहले सिर्फ एक शब्द में होता था कि मध्य प्रदेश का समसामयिक, उसे भी और मतलब फोकस्ड करके या उसे और पॉइंट वाइज बता दिया है कि आपको समसामयिक घटनाओं में भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थान, घटनाएं पढ़नी है ना, खेल से संबंधित प्रतियोगिताएं, पुरस्कार पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये बहुत आपका ज़्यादा ही फोकस्ड अलग से मतलब मैंशनड है इसमें टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आपको जहाँ एक विस्तृत में से भी स्पेसिफाइड टॉपिक्स बता दिए गए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि सिलेबस में तो स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि क्या क्या चीज़ आने वाली है। यदि हम देखें प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, तो टोटल 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपके 3 टॉपिक मैं देख रही हूँ, पहला, तीसरा और 5th टॉपिक जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश की एक बुकलेट आती है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान उससे कवर होती है। एमपी के सिलेक्शन के लिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिलेबस में मध्य प्रदेश के टॉपिक्स को अलग से स्पेसिफाई किया गया है, इससे एक पॉइंट निकल के आता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो होंगे मध्य प्रदेश से ज़्यादा पूछे जाएंगे और उसको प्राथमिकता दी गई है। तो आपको मध्य प्रदेश की जो एक बुकलेट होती है जनरल नॉलेज वाली, उसे थॉरोली सब कुछ उससे पढ़ना है, टू द पॉइंट, मतलब फर्स्ट टू लास्ट पेज पूरी बुक पढ़नी है आपको, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, ठीक है। तो आपके 3 टॉपिक्स तो ऐसे कवर हो गए, बचे आपके पास 7 टॉपिक्स। तो इनको भी यदि पढ़ने का मैं आपको थोड़ा सा जो मैं फॉलो करती थी स्ट्रैटेजी, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं जो अभी यहाँ पे अलग से टॉपिक एनालाइज किए, ये पहले मेरे द्वारा एनालिसिस किया जा चुका है, कैसे प्रीवियस ईयर्स को पेपर्स देख के कि कैसे समसामयिक अपने आप में बहुत बड़ा है, पर एमपीपीएससी में समसामयिक में भी क्या पूछा जाता है। तो वो एनालिसिस ही था कि वो प्रतियोगिताएं जो वरिष्ठ पद हैं, मुख्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उन पे जो नियुक्तियां हैं, खेल और अवार्ड से पूछते हैं, ये एनालिसिस था। पर अभी तो उन्होंने मेंशन ही कर दिया है, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, टू द पॉइंट जो है मेंशन किया गया वो चीज़ें आप पढ़ते चलें, ठीक है। आपके पास है 40 से 50 डेज। तो जैसे मैंने बताया 3 टॉपिक्स जो है 1, 3 और 5th वाला टॉपिक है 10 में से, वो आपके मध्य प्रदेश के, आप मध्य प्रदेश का जीएस बहुत अच्छे से पढ़िए, उसको सब कुछ पढ़ना है आपको, क्योंकि आपने देखा होगा विगत वर्षों में पूछा गया है कि कैबिनेट मुख्य सचिव जो है या सचिव जो होते हैं उनके नाम पूछ ले रहे हैं कि नहीं पूर्व वर्ष में। तो कोई भी चार्ट है, कोई भी लिस्ट है, आप एक एक चीज़ को फॉलो करना होगा आपको, ठीक है। इसके अलग यदि हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक, जैसे भारत का इतिहास है। अब आप इसको समझिए, मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो भी 2020 प्रीलिम्स के लिए एस्पिरेंट बैठ रहा है वो अपना एक बेसिक सिलेबस उसने कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ कब अप्लाई होती है, जब आपने एक बार तैयारी कर ली, फोकस्ड होके क्या होगा, यदि आप प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे तो आपके सिलेक्शन की चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जैसे भारत का इतिहास है, तो आप इसे कैसे पढ़ें, जैसे मैं ये चीज़ें करती थी। इससे भी पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। आप क्या करें कि 1995 से लेके अभी तक के क्वेश्चन पेपर्स मार्केट में मिलेंगे आपको, जिसके भी मिले, जिस भी पब्लिकेशंस के हों, वो आप मार्केट से ले लें और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना शुरू करें। उसे कैसे सॉल्व करें, सिर्फ
दो दृष्टि होनी चाहिए, दो आपका वे से। एक तो वहाँ से आप फैक्ट्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद उसको तैयार करते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा में जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है उसको थोड़ा सा गूगल भी कर लें, संबंधित चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। साथ ही साथ एक एनालिसिस भी करते जा रहे हैं आप, ठीक है। जैसे आप 1995 का पेपर सॉल्व करते हैं और आपके समक्ष क्वेश्चन आता है कि इस यंत्र के आविष्कारक कौन थे, तो आप अलग से लिख लें कि आपको साइंटिफिक जो खोज हुई है, जो बनाए गए यंत्र, उनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो आपने एक लिख लिया। नेक्स्ट आपने देखा कोई विटामिन, उसकी खोज किसने, तो आपको वो लिखते चलेगा, आपको पूरे विटामिन के चार्ट को एक बार देखना, ठीक है। तो ये एनालिसिस, एक वहाँ फैक्ट्स भी आप कलेक्ट करते जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और दूसरी चीज़ आपको और वो डिटेल में वो पूरा चार्ट कवर करना है, ये लिखते जा रहे हैं। इस तरीके से आप पूरे पेपर तैयार कर लें तो आपको बहुत सारा हिस्सा आप देखेंगे रिपीट हो रही है चीज़ें, आपको एमपीपीएससी का पैटर्न समझ में आएगा, प्रीलिम्स में क्या आता है, तो एक आपकी बहुत अच्छी तैयारी उससे ही हो जाएगी। कम से कम 5 से 10 दिन में आप ये पूरा काम कर लें, वो भी आप एक स्टडी मटेरियल बन गया जिसको आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता रही थी कि जो 3 के अलावा आपके मध्य प्रदेश के टॉपिक के अलावा जो 7 टॉपिक्स पढ़ते हैं उनको कैसे कवर करें। तो जैसे मैं भारत का इतिहास आपका दूसरा टॉपिक है, तो आप एक बार पढ़ चुके हैं, अब आपको फोकस्ड होकर क्या पढ़ना, जब पेपर आप एनालाइज करेंगे और निकालेंगे, तो जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है तो आप देखेंगे राजवंश से बहुत क्वेश्चन होते हैं, आप उसको फोकस करें। उसके बाद वेद पुराण, आपके साहित्य कई वर्षों में हर बार पूछ लेते हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वो किस वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है घटनाएं, तो अलग अलग समय पे जो भी विशेष घटनाएं रही हैं वो पढ़ लें आप। युद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी जीके बुक में उनके चार्ट फॉर्म में मिल जाएगी, घाघरा युद्ध, चंदेरी युद्ध, पानीपत प्रथम द्वितीय, इनके डेट सहित आपको ये, तो जो भी घटनाएं उस समय पे हुई हैं, प्रमुख है, मुख्य है, वो हमें पता हो, ठीक है। और जैसे भी हम यदि टॉपिक फर्स्ट आपको देखते हैं तो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इतिहास, तो मेनली इसी तरीके से उसको स्टडी करें, जो भी कीवर्ड्स पॉइंट्स आते हैं तो उसको हम तैयार कर लें, ठीक है। उस समय पे स्पेशली मध्यकाल में आप देखेंगे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, किसकी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको पता हो, ठीक है। मंदिर स्थापत्य का बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, वो थोड़ी सी चीज़ें आप देख लें कि किसने किस मंदिर या स्थापत्य मस्जिदों का निर्माण कराया है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद दूसरा एक इसमें टॉपिक है कि 19 से 20वीं शताब्दी का सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा आंदोलन किसके द्वारा चला गया, है ना। स्त्री की जो सती प्रथा के उन्मूलन में जैसे राजा राममोहन रॉय का योगदान है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, आर्य समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो ऐसे सारे जो भी आपके आंदोलन थे, किस आंदोलन का, ये समाज का क्या उद्देश्य था, प्लस उनके संस्थापक कौन है, वर्ष क्या है, ये इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर लें। स्पेशली उनके द्वारा किताबें भी लिखी गई है, तो वो किसने की रचना है वो आपको पता हो। उसके बाद आपके राष्ट्रीय आंदोलन में आप 1885 से लेकर 1947 तक सारी इवेंट्स को देख लें, वो वर्ष ही आता है, जनरली यही आएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ, किसने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया, भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रश्न आ जाएगा, कौन कौन व्यक्ति किस आंदोलन में सक्रिय थे, वर्ष क्या है उनका, तो आप इसे काल क्रमानुसार 1885 जब स्थापना हुई कांग्रेस की, स्पेशली यहाँ पे आप गवर्नर जनरल्स को भी लेके चलते चले, जब जैसे स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय पे, फिर उसके नेक्स्ट में अध्यक्ष कौन बन रहा है, जैसे अब 1905 की हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1905 में जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, तो उस समय पे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन चला तो तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो और स्पेशली वायसराय किसका कार्यकाल चल रहा था, इस तरीके से आपको वायसराय पता था। आप 1885 से 1947 तक तैयार कर लीजिए और आपको ये देखते चलना है। फिर वायसराय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से वायसराय का क्या योगदान है, जैसे मैंने बताया कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन थे, उसके बाद मेयो जो होते हैं वो पहली जनगणना हुई थी उस समय पे, इस तरीके से आपको पता हो अलग अलग चीज़ें, है ना। कांग्रेस के अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नर जनरल, मैंने यहाँ पे आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है, ये चीज़ें स्पेसिफिकली आपको जाके देखना है ना। और जैसे भूगोल हो गया, भूगोल में आप क्या देखेंगे, भारत का भौतिक भूगोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितने क्षेत्रों में बटा है, पर्वत, पठार, नदियाँ कौन सी कहाँ से जा रही हैं, पासेस, ये एक बार अच्छे से देख लें। उसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए आपके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नाम कौन सी किस राज्य में है, लास्ट ईयर भी नयार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्वेश्चन था किस स्टेट में है, तो वो आपकी पूरी लिस्टिंग देख लें, है ना। जनसंख्या जनगणना मध्य प्रदेश प्लस देश के आंकड़े वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो उसको बहुत अच्छे से देख लें आप।
फिर उसके बाद विश्व का इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, विश्व के लिए मैं बता रही हूँ जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीके बहुत पूछा जाता है, जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज जो होता है उसकी कोई भी किताब लें, उसमें चार्ट फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें दी रहती है। जैसे विश्व के भी आप देश देखेंगे, आपको चार्ट मिल जाएगा कौन सा देश का किस चीज़ में नाम है, या उनके उद्योग या प्रथम द्वितीय, तो वो चार्ट सारे फॉलो कर लें आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका भूगोल कवर हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं 6th टॉपिक की, जो संविधान की शासन प्रणाली की, आपको कितना मतलब एक्सप्लेन कर दिया। जैसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर पूरा आपका 1947 तक जितने भी पास किए गए पढ़ते थे, बट इन्होंने भी सिलेबस में लिखा सिर्फ भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935, मतलब 2 अधिनियम पूछ रहे हैं। तो ये कितना अलग से चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई है। संविधान सभा पढ़ना, आज बड़ी समितियां बनी, कुछ छोटी समितियां थी, जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, राज्य की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जैसे पटेल साहब है और ये आपके वल्लभ भाई पटेल है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लें। कार्यपालिका मदद ये हम पढ़ते ही हैं इसके बारे में प्रॉपर। उसके बाद संविधान संशोधन, तो आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है 42 में कौन कौन से, 44 में कौन कौन से, निर्वाचन की जो आयु 21 से 18 की गई है, जो आपका 61st अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 52 वाला जो है आपका 10th शेड्यूल जिसमें जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार आते हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको अलग से, बट जब आप प्रीवियस ईयर की जो मैंने पहली एक्सरसाइज बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 95 से आप अभी तक के वर्ष के, ये ऑलरेडी आपके तैयार हो चुके रहेंगे, ये कई बार रिपीट हो चुके रहेंगे और आप एनालाइज कर चुके होंगे कि मुझे संविधान में भी क्या पढ़ना है, ठीक है। आपका लगभग 70% आपको टच करने की जरूरत है, 30% एरियाज है जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप देखेंगे, ठीक है। विज्ञान एंड पर्यावरण में, विज्ञान के लिए आप जीके की बुक के पीछे जो फैक्ट्स दिए रहते हैं उनको पढ़ लो। कई बार जो चीज़ें उनमें कौन सा अम्ल है तो उसका चार्ट मिलेगा आपको। विटामिन आप मैं बता रही हूँ, पोषण देख लें, आविष्कारक है उनकी खोज देख लें, इनके सारे चार्ट्स पे जाइए और उनके जो फैक्ट्स मतलब बुलेट पॉइंट्स में पीछे दिए रहते हैं वो पढ़ लें, सफिशिएंट है आपके कम समय में। स्पेशली और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेशन हो रहा है उसको करंट से थोड़ा सा देख लें। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपका स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने प्रतियोगिताएं जीती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के व्यक्ति ने यदि कोई प्रतियोगिताएं जीती है तो वो तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनको कौन से पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। खेल में सब इम्पॉर्टेंट है। खेल किस देश का नेशनल गेम है, कितने खिलाड़ी होते हैं, उनकी कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं, उसके वाला कौन कौन सी ट्रॉफीज़ किस खेल में दी जाती है, ठीक है। ये पूरा आपको पता हो तो खेलों पे आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर ले। फिर खिलाड़ी कब कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, उनके निकनेम, उनके द्वारा लिखी गई किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप एक इतिहास में तो आप पढ़ेंगे ही, जो समाज सुधारक है उनकी किताबें पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले उनकी किताबें पढ़ेंगे। उसके बाद अभी जो मतलब आप मॉडर्न जो आपके राइटर्स हैं जिनके द्वारा किताबें लिखी गई है समय समय पे, जैसे आप देखेंगे कि मैन बुकर प्राइज जो विजेता है अरविंद अडिगा, किरण देसाई, वी.एस. नायपॉल, ये विदेशी व्यक्ति हैं। सलमान रुश्दी पर इनकी किताबें बहुत बार पूछी जाती हैं। तो इनकी किताबें आपको जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन एंड ये सब बहुत विवादित किताब है सलमान रुश्दी जी की, कई बार आता है इनको, है ना, कब बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है इनकी आपको किताबें याद ही हो, पुस्तकों के नाम। स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने सबने अपनी अपनी लाइफ के ऊपर आत्मकथा लिखी है। तो प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की है, टॉपिक डाला हुआ है यहाँ पर। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं। तो आपको जो प्रीवियसली जिन्होंने पेपर्स दिए उन्हें पता होगा कि पहले इसके स्थान पर एक्ट थे, अधिनियम थे, जिन पे लगभग कई 7-10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। तो उसके स्थान पर चूंकि अब आपके आयोग कर दिए गए हैं, सांविधिक और संवैधानिक आयोग, तो इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए कि आप पढ़े। निर्वाचन आयोग है, संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 324 में इसका प्रोविजन है। स्वतंत्र निकाय है, अखिल भारतीय निकाय है। क्यों अखिल भारतीय निकाय? क्योंकि ये केंद्र के साथ साथ राज्य की विधानसभा का भी चुनाव करवाती है। फिर उनके लिए 1+3 है अभी 1993 से, उससे पहले कई बार 1 सदस्य रही, बहु सदस्य, वर्तमान में 3 सदस्य है। कैसे चुना जाता है, क्या प्रोविजन है, ऐसे हर आपके जो आयोग है वो पता हो, तो इस पर भी बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पूरा पेपर एनालाइज करेंगे और 40 डेज में ऐसे पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रीलिम्स में सफल होने से कोई भी रोक सकता है, ठीक है। तो आप जो पहली एक्सरसाइज करेंगे जो मैंने बताया वो खुद आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जल्दी से मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छे से फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। और कोई यदि आपको लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट
कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब दे सकूँ। थैंक यू।